हेलो 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 स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज बच्चों लेके आए हैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट दी। एक नोटिफिकेशन यहाँ पे आया है, किस बारे में है, क्या है, किसके लिए है, आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन बच्चों HPSC, अगर हम देखें तो HPSC के द्वारा ये नोटिफिकेशन आया है, दैट इज हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या है ये नोटिफिकेशन, क्या खास है इस नोटिफिकेशन में, आइए देखते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इन लेक्चरर्स की वैकेंसी है बच्चों, लेक्चरर्स इन वेरियस सब्जेक्ट ग्रुप बी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो लेक्चरर्स की यहाँ पे वैकेंसी है, किस किस फील्ड में है तो आप देख सकते हैं। लेक्चरर्स वैकेंसी इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इन आर्किटेक्चर, लेक्चरर इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग, लेक्चरर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और यहां पे हम देखें तो हमारा लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, टेक्सटाइल एंड फॉर्म इंस्ट्रक्टर। तो यहां पे हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाता है वो है हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पे कितनी है तो आप देख सकते हैं कि यहां पे जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज दी गई हैं बच्चों। उसके बाद SC है, BC है, BCB है, EWS है, टोटल वैकेंसी यहां है। देन ESM एंड PWBD है। तो अगर हम यहां पे देखें तो हमारे पास टोटल वैकेंसीज हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आती है बच्चों 30, जो कि अपने आप में एक अच्छी खासी वैकेंसी हो जाती है। तो देयर इज अ 30 वैकेंसीज ऑफ लेक्चरर इन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एक मैकेनिकल की टोटल वैकेंसीज है, जिसमें जनरल जो है वो हाफ वैकेंसी 50% जो है वो जनरल वैकेंसीज है 15, बाकी उसके बाद रिजर्वेशन मिला के टोटल 30 वैकेंसीज यहाँ पे हो जाती है। आइए देखिए क्या खास है, क्या पेपर पैटर्न है, क्या इसका फॉर्मूला है, आगे जाके पता चलेगा ना। ये वैकेंसी टोटल बच्चों हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है क्या नहीं, उसको भी देखते हैं अभी। तो यहाँ पे दिया गया बच्चों ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 नवंबर 2024, मतलब आज से आपकी ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो ऑन हो रही है 7 नवंबर 2024 से। दूसरा क्लोजिंग डेट है इसका, फॉर्म भर सकते हैं आप 27 नवंबर 2024 तक, ठीक है। और क्लोजिंग डेट फॉर डिपॉजिट, फीस डिपॉजिट कर सकते हैं आप 27 नवंबर 2024, मतलब उसी डेट तक फीस डिपॉजिट आप कर सकते हैं। लिंक आपका दिया गया है http://hpsc.gov.in। आप सिंपल hpsc.gov.in लिखेंगे तो आपका लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा और वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि इसके फॉर्म का लिंक, अप्लाई करने का लिंक जो है वो गिवन होगा। बट उससे पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहां पे लिखा है बच्चे HPSC, दैट इज, अब ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, इस पे इतना ज़्यादा डिस्कस हम तभी करेंगे जब कोई पॉइंट रेज करेगा, आपको कोई क्वेरी होगी तभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या है क्या नहीं पैटर्न। अभी हम मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, ठीक है। इधर देखिएगा, अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो है बच्चों वो है आपकी, दैट इज कॉल्ड, डेट्स तो आपको क्लियर मैंने बता ही दी है कि पब्लिकेशन 6 नवंबर को ये आया था आपका, ओपनिंग डेट 7 तारीख है, कल आज से ओपन हो गया है फॉर्म, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, दैट इज the candidates applying for the post should ensure that they fulfill all the eligibility condition for the post। अब ये मेन है बच्चों eligibility condition, मतलब किसके लिए है ये, बीटेक के लिए है, एमटेक के लिए है, पीएचडी के लिए है, क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पे मांगा गया है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट उसके लिए यहाँ पे एक चीज साफ लिखी है, देयर एडमिशन टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन, मेयर इंश्योरेंस इश्यूएंस ऑफ ई एडमिट कार्ड टू द कैंडिडेट विल नॉट एम्प्लॉय। तो मतलब वही है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे लिखी हुई है, द एलिजिबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट विद रेफरेंस टू द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय हर और हिम इज असेस्ड ओनली आफ्टर द कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ तभी होगा जब आप इंटरव्यू रिटर्न क्वालिफाई करके इंटरव्यू के लिए पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। द डिसीजन ऑफ द कमीशन विल, चलो ये भी कोई खास नहीं है। हाउ टू अप्लाई भी आप देख सकते हैं, सिंपल तरीका, जब ऑनलाइन एप्लीकेशन खोलेंगे तो अप्लाई करने का तरीका भी आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर देता हूं इसे, मेन चीज पे आते हैं। देखिए यहाँ पे पोस्ट का डिस्क्रिप्शन भी आपने देख ही लिया है, जो मैंने आपको बता दिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग की किस किस चीज़ में क्या है, तो ये भी आगे स्किप करते हैं, ठीक है। इन जो यहाँ पे रिजर्वेशन लिखे हैं उनकी फुल फॉर्म्स दी हुई हैं, वो भी आप। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बच्चों, अब आ जाते हैं हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
कि एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल को एक बार देख लेते हैं बच्चों, ऑटोमोबाइल में क्या सिर्फ ऑटोमोबाइल मांगा है या कुछ और भी है, या मैकेनिकल का ऑप्शन भी है। तो यहाँ पे देखो, बैचलर्स एंड मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिग्री इन ऑटोमोबाइल विद फर्स्ट क्लास आइदर इन बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ सिर्फ ऑटोमोबाइल में मांगा गया है, तो मतलब आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरा इधर भी है इसके और करके बैचलर्स ऑफ, हाँ ये देखिए बच्चों यहाँ पे है लेक्चरर इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए, लेक्चरर इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे ऑटोमोबाइल में बैचलर्स और डिग्री तो होना ही चाहिए, मास्टर्स और बैचलर्स दोनों होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ यहाँ पे ये लिखा है और करके लिखा हुआ है ना, और करके देखो, और या फिर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिग्री इन मैकेनिकल विद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्री इन ऑटोमोबाइल विद फर्स्ट क्लास आइदर इन बेस्ट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये एक बात लिखी हुई है कि हो सकता है कि आप बैचलर मैकेनिकल में हो, लेकिन आपकी मास्टर्स फिर ऑटोमोबाइल में होनी चाहिए। मतलब अगर आप ऑटोमोबाइल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आपका बैचलर, आपका डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, अच्छा विद ऑटोमोबाइल है, तो जैसे यूपी में चलता है वो डिग्री के साथ साथ एक ट्रेड भी, तो फिर मेरे ख्याल से इस पे तो आपको जाना नहीं चाहिए। जो मैकेनिकल वाले हैं प्योर, इस पे वही जाए जो ऑटोमोबाइल वाले हैं, ठीक है ना, कुछ आपके लिए ऑप्शन ओपन नहीं रहेगा। यहाँ पे आ जाते हैं हम बैचलर इन, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। अब लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी साफ लिखा होगा कि बैचलर्स एंड मास्टर्स, ठीक है ना। तो ये नहीं सोचेगा कि बीटेक या एमटेक, नहीं, बीटेक और एमटेक, एंड है और नहीं है, ठीक है ना। बीटेक, बैचलर्स एंड मास्टर्स, आप बीटेक होने चाहिए और एमटेक होने चाहिए, और टेक्नोलॉजी डिग्री इन मैकेनिकल प्रोडक्शन विद फर्स्ट क्लास आइदर इन बैचलर्स और मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एंड। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट लिखी है कि फर्स्ट क्लास, या तो आप फर्स्ट क्लास जो है वो अपने बैचलर्स में हो या मास्टर्स में हो, ठीक है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, मैकेनिकल और प्रोडक्शन दोनों के लिए है बच्चों, याद रखिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट जो है वो मैकेनिकल और प्रोडक्शन वाले दोनों के लिए है, ठीक है ना। जिनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, जिनका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में भी है, विद फर्स्ट क्लास आइदर इन बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, और हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक, और आपकी हिंदी या संस्कृत जो है आपकी मैट्रिक्स में, मतलब स्कूल लेवल पे आपकी होनी चाहिए। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, तो होगी लगभग सबकी। तो यहाँ पे बच्चों यही है, बीटेक एमटेक अगर आप हैं तो आपके लिए ये वैकेंसीज है, बैचलर्स एंड मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिग्री इन मैकेनिकल प्रोडक्शन विद फर्स्ट क्लास आइदर इन बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, ये आप भर सकते हैं। तो अगर आप बीटेक एमटेक हैं तो इस फॉर्म को आप लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमटेक वाले बहुत हैं, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि एमटेक तो लगभग काफ़ी बच्चे होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी इस वैकेंसी से हम लोग और ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन से हम लोग बाहर आ जाते हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन होगा बच्चों जरूर पूछिएगा, क्योंकि मैंने बोला ना नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, लेकिन आधी चीज़ें तभी पता चलेंगी जब आप पूछोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे सब वही चीज़ दी है, कैंडिडेट शुड हैव एक्वायर्ड द यूजी एंड पीजी थ्रू रेगुलर मोड ऑफ स्टडी फॉर्म। देखो यहाँ पे अलग से भी लिख दिया है बच्चों, ये चीज़ नोट करके भी डाल दिया है। अ कैंडिडेट पोजेस हायर क्वालिफिकेशन इन द सेम लाइन एज प्रिस्क्राइब्ड इन द मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल टू, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बीटेक तो मैकेनिकल में किया, एमटेक आपने किसी और चीज़ में किया और तब भी वो एप्लीकेबल होगा, नहीं है। वो ट्रेड आपका वही रहना चाहिए जो रिक्वायर्ड है, मैकेनिकल प्रोडक्शन। तो बीटेक अगर आपका है तो प्रोडक्शन मैकेनिकल में ही आपका एमटेक भी होना चाहिए, तभी उस हायर क्वालिफिकेशन का आपको बेनिफिट जो है वो मिलता है, ठीक है ना। और कैंडिडेट शुड हैव एक्वायर्ड द यूजी एंड पीजी डिग्री थ्रू रेगुलर मोड ऑफ स्टडी, ठीक है ना। ये भी क्लियर रखा है, यूजी पीजी आपका दोनों जो है वो रेगुलर मोड से होना चाहिए। बिल्कुल होगा भी ऑब्वियस, अच्छा हुआ पीएचडी नहीं लिखा है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ खास चीज़ नहीं है। और क्लोजिंग डेटा फिक्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन, और आपकी जो भी क्वालिफिकेशन, जैसे अपियरिंग वाले बच्चे कहे तो मुझे नहीं लगता अपियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने कर दिया है वो ऑब्वियस ही बात है, जून में सेशन खत्म हो गया होगा जिनका, तो जिनका खत्म हो गया है वही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है जो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन रहेगा, ठीक है ना। तो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन तक आपका जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए, आपका जो भी यूजी है या पीजी है जो भी आप लगा रहे हैं, ठीक है। नाउ अब स्कीम पैटर्न क्या है बच्चों, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि पेपर कैसे देना है, क्या आएगा, ये देखिए। स्कीम पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या है, सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट है बच्चों, वेयर एवर एप्लीकेबल, ठीक है।
ये मतलब स्क्रीन टेस्ट ऑब्वियस बात है शॉर्टलिस्ट करने के लिए लगाया जाएगा, तो कराया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू इसमें 100 आएंगे, जिसमें से 2 घंटे का ये पेपर होगा और 100 मार्क्स का मतलब 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 2 घंटे का टाइम और इक्वल मार्क्स हैं सबके। और इसमें डिडक्शन भी होगा कंफर्म। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है। ABCD ऑप्शंस आएंगे, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है। इसमें एक चीज मैं और देख रहा था बहुत अच्छी, एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल्स इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। अब देखो ये भी एक बड़ा हुआ है, क्योंकि ये चीटिंग का मैटर बहुत तगड़ा होता है यहाँ पे, है ना, कि जो है कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ फ्रॉड चल सकता है। तो उसके लिए क्या लिखा हुआ है कि किसी भी कैंडिडेट ने अगर 10% से ज्यादा क्वेश्चन ब्लैंक छोड़े हैं, कई बार होता है ना कि शीट ब्लैंक छोड़ दो, कुछ जुगाड़ बना है, तो वो जुगाड़ को बचाने के लिए ये अच्छा पॉइंट यहाँ पे डाला है कि अगर 10% से मतलब 100 में से 10 क्वेश्चन से ऊपर अगर इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड, तो अगर किसी ने 10% से ज्यादा क्वेश्चन छोड़ दिए हैं ऐसी ब्लैंक कि कोई भी ऑप्शन टिक नहीं किया, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे अटेम्प्ट करना जरूरी है, ठीक है ना। नेगेटिव होने के बाद ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मुझे। एंड कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल्स इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। चलो खैर होगा ये चीज कि 100 में से अगर 10 क्वेश्चन आप यहाँ ऐसे ही छोड़ देते हैं बिना वो करे, तो आप जो है वो डिस्क्वालीफाई होंगे। एक बार ऊपर वाला ही पढ़ दे। इस क्वेश्चन ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शंस। अच्छा 5 ऑप्शंस है बच्चों यहाँ। इफ अ कैंडिडेट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन शी और ही shall have to darken the appropriate circle A, B, C, D or D, and if not attempting a question then he shall have to darken E। ओके ये पूरा पढ़ना चाहिए था। यहाँ पे यह है बच्चों की 5 ऑप्शन है। अगर आपका कोई आंसर टिक करना है तो आप A, B, C और D में से टिक करेंगे, लेकिन अगर आप कोई आंसर टिक नहीं कर रहे हैं तो आप E को टिक करेंगे, ठीक है ना। E को टिक करेंगे मतलब वो ऑप्शन होगा कि नॉट आंसर्ड। ये अच्छा है, तो मतलब यहाँ पे होना है आपका नॉट आंसर्ड, ये ई टिक होगा अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे। इफ नन ऑफ द 5 सर्कल इज डार्कन्ड 1/4 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड, ठीक है ना। इफ नन ऑफ द 5 सर्कल्स इज डार्कन्ड 1/4 ऑफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ओके तो यहाँ पे बच्चों ये अलग तरह की नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ इनकरेक्ट पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि ये वो चीज है जो हर पेपर में नहीं होती है। ये 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे पेपर के लिए, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग को करने का तरीका डिफरेंट है। नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें, ये वाली है देखो, ये जी पॉइंट जो है वो नेगेटिव मार्किंग के लिए दिया गया। अब ध्यान से पढ़ो इस चीज को, क्या है। ईच क्वेश्चन विल हैव द 5 ऑप्शंस। हर क्वेश्चन के 5 ऑप्शंस होंगे, इस पे मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा। A, B, C, D and E। इफ अ कैंडिडेट इज अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन शी और ही विल हैव टू डार्कन द एप्रोप्रिएट सर्कल। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप एक एप्रोप्रिएट सर्कल को डार्क करेंगे, A, B, C और D में से आंसर जो होगा। एंड इफ नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन, अगर आप नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं उस क्वेश्चन को, देन शी और ही शैल हैव टू डार्कन द सर्कल E। तब आपको E डार्कन करना पड़ेगा अगर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो, मतलब नॉट आंसर्ड के लिए E है। इफ नन ऑफ द 5 सर्कल्स इज डार्कन, अगर आपने 5 में से कोई सर्कल डार्कन नहीं किया है तो आपका 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होगा। मतलब आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, या तो आप A, B, C, D में से कोई आंसर टिक करेंगे, या फिर अगर नहीं कर रहे हैं कोई आंसर टिक तो E आंसर टिक करेंगे। E मतलब होगा नॉट अटेम्प्ट, ठीक है। नॉट अटेम्प्ट खाली छोड़ना नहीं है मतलब यहाँ, और अगर आप खाली छोड़ रहे हैं तो 0.25 जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल्स इज इन मोर देन 10% क्वेश्चन। और अगर आपने 0.25 तो डिडक्ट हो ही रहा है आपका, लेकिन अगर आपने 10 ऐसे ब्लैंक छोड़ दिए हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसमें आपने ई भी टिक नहीं किया है, ई को भी सर्कल नहीं किया है, तो आप डिस्क्वालीफाई ही हो जाएंगे। समझ रहे ना, क्लियर है, ठीक है। 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। बाकी जो गलत आंसर आप करेंगे उसका 1/4 मार्क जो है डिडक्ट होगा, मतलब वही 0.25 डिडक्ट होगा। समझ गए क्या है। तो 5 ऑप्शन है बच्चों, 4 A, B, C, D, 4 में आपका आंसर होगा, 5वां होगा। अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो 5वां आप सर्कल करेंगे। अगर आप ऐसा खाली छोड़ देते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे, लेकिन अगर आप 10 के 10 ऐसे खाली छोड़ देते हैं तो आपका डिस्क्वालीफाई ही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है चीज, ध्यान रखने वाली। क्लियर हो गया, ठीक है। मीडियम एग्जामिनेशन का इंग्लिश ही होगा। कैंडिडेट्स 4 टाइम्स द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 4 टाइम्स द नंबर ऑफ
number of advertised posts including bracket candidates if any will be called for the next stage of the selection process provided that they have secured the minimum cut off marks of 25% in the screen test. तो कम से कम 25% आपको स्क्रीनिंग टेस्ट में लाना पड़ेगा अगले टेस्ट के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो आपको 100 में से कम 25 मार्क्स तो लाने ही लाने पड़ेंगे। इन केस वेयर द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट इज लेस और नियरली 4 times द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट the commission reserves its right to call the candidate directly for the subject knowledge test। ठीक है ना, अगर कम हुए तो तब जो है वो सीधा बुला दिया जाएगा, तो वो तो कोई बात नहीं, चलो ये भी ऐसा कोई टेंशन नहीं है, अलग से फिर इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द स्क्रीन टेस्ट विल नॉट बी काउंट फॉर द फाइनल सिलेक्शन। तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट के मार्क्स है बच्चों फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होंगे, तो मतलब वो सिर्फ क्वालिफाइंग है स्क्रीनिंग टेस्ट आपका, आपको सिर्फ क्वालिफाई करके इधर आना है कि 25% मार्क्स लाके, तो आसान है, फिर तो कोई ऐसी समस्या है नहीं, मेरे हिसाब से आसान है। ठीक है ना। अब सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपका क्या है, देखिए सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है आपका टाइम ड्यूरेशन, यहां 3 घंटे का टेस्ट है बच्चों, 150 मार्क्स का है 3 घंटे का टेस्ट। ठीक है ना। और यहां पे क्या है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 2 times इंक्लूडिंग ब्रैकेटेड कैंडिडेट्स इफ एनी ऑफ द नंबर ऑफ द एडवर्टाइज पोस्ट प्रोवाइडेड दैट दे हैव सिक्योर्ड द मिनिमम। यहां आपको 35% मार्क्स लाने हैं बच्चों मिनिमम आपको मेरिट में आने के लिए, और ये आपका मेरिट टेस्ट होगा, इसकी वेटेज पे ही मेरे ख्याल से सारा सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे आपको जो है ये 2 गुना जो वहां से क्वालिफाई करेंगे, मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसी थे उसका 2 गुना यहाँ पे जो है वो बुलाया जाएगा आपको, मतलब इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 2 times। ओके, यहाँ से जो क्वालिफाई होगा दुगने लोग जो है वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे, लगभग ट्वाइस। द वेटेज ऑफ द स्टूडेंट नॉलेज टेस्ट विल बी 87.5%। ओके, अच्छा तो यहाँ पे देखिए 87.5% वेटेज है बच्चों इस टेस्ट की मेरिट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 12.5% वेटेज है इंटरव्यू की, बड़ी तगड़ी वेटेज निकाल रखी है बिल्कुल पॉइंट में। तो 87.5% वेटेज है आपके रिटर्न टेस्ट की, जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है। पहले स्क्रीनिंग है, उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, ठीक है ना, और उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू की 12.5% वेटेज है। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मार्क्स, इसके 87.5% लेके इसके 12.5% लेके आपके फाइनल जो है वो मेरिट बनेगी। तो सीधी सी बात है, रिटर्न की वेटेज सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इंटरव्यू की मात्र 12.5% है, रिटर्न में आप जितना ज़्यादा ला सकते हैं वो उतना ही बेहतर चांसेस में रहेंगे। अब यहाँ पे सर्विस रूल्स ऑफ द पोस्ट है वो सब आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इधर अगर हम आ जाएं और क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने को मिलता है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ एज रिलैक्सेशन के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, रिजर्वेशन के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। अब बस थोड़ा सा ये देखना है कि सिलेबस वगैरह कुछ दिया है तो क्या दिया है उसको देखना है। फीस आपकी फॉर्म की यहाँ 1000 रुपया दी गई है मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये दी गई है, ठीक है ना। और रिजर्वेशन वालों के लिए भी 250 रुपये है, और जो डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए नील है, ठीक है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग सबमिशन और एप्लीकेशंस ये हटा देते हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब आप देख लें क्या लगेंगे क्या नहीं। रिगार्डिंग टू ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाय द रिकवर ये भी हटा दे, पेनल्टी भी हटा दे। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है पेपर में नॉलेज टेस्ट के बारे में अगर कहीं दिया है तो, नहीं दिया है बच्चों, सिलेबस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से और देख लेंगे अगर कहीं होगा तो बेसिकली यही है नॉलेज टेस्ट आपका। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेसिक कोर्स सिलेबस ही रहेगा, ठीक है ना। तो स्पेशल सिलेबस तो यहाँ पे कहीं मेंशन है नहीं कि क्या सिलेबस है क्या नहीं, बट अगर कहीं पर भी हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिलती है तो ज़रूर आगे डिस्कस हम लोग करेंगे, ठीक है ना। आपको फिलहाल क्या करना है, पहले तो अच्छे से फॉर्म भरना है। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, पहले अच्छे से फॉर्म भरा जाए, जिसके बेसिस पे ही आप लोग जो है वो अपना सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं कि भैया फॉर्म भरें, स्क्रीनिंग टेस्ट दें, स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आपका जो है वो, अब ये सब में चीज़ें में क्या आएगा क्या नहीं, देखो मैंने कहा सब डिटेल में डिस्कस होगा, लेकिन आपके कमेंट के बाद। अब आपको जो भी जानना है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या आएगा या फिर नॉलेज टेस्ट में आपके क्या आएगा, ठीक है ना, इंटरव्यू में क्या चीज़ें होंगी, ये सब आपको डिस्कस करके बता सकते हैं हम लोग, लेकिन उसके लिए आपको पहले कमेंट रेज करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं आगे की वीडियो में, थैंक यू।